Hello, friends. This is yours Krati D here, and welcome to my brand new YouTube channel named as Final Study Touch Up with, of course, one and only yours Krati D. तो बेसिकली आज हम अपने चैनल पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है NCERT EVS के नोट्स, जो कि सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली CTET के लिए वैलिड है। ओके, हम सिर्फ CTET के लिए NCERT EVS के नोट्स लाएं, क्योंकि NCERT जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ CTET में आते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर UP TET। ओके, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर UP TET। ओके, तो UP TET वाले बच्चे ये ना देखें, सिर्फ CTET के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं। एंड सिंस नोबडी इज़ कवरिंग EVS ऑन यूट्यूब, सो हम लेके आए हैं आपके लिए NCERT EVS के कंप्लीट नोट्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो EVS सब्जेक्ट है इन CTET एग्ज़ाम, इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है ना, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं इसको, क्योंकि उनके पास या तो इनफ टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं NCERT की EVS के नोट्स फॉर CTET ओनली। ओके, फॉर CTET ओनली। ओके, तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी आपको, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जिससे कि 3-4 दिन के अंदर हम आपके CTET के लिए जो EVS है, ओनली EVS विदाउट पैडागॉजी। ठीक है ना, पैडागॉजी मैं कवर नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ आपको NCERT कवर कराऊंगी। पैडागॉजी आप लोगों को खुद से कवर करनी पड़ेगी, या तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो देख लेंगे वो भी क्या करना है उनका। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। पहली बात, ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th की EVS। ठीक है, तो सबसे पहला ही चैप्टर है, उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि उस फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया गया है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखें होती हैं उनके सर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है ना, हम लोग की जैसे सामने रहती हैं, वैसे ही पक्षियों की होती हैं, उनके सर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, और उनकी जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा चिड़िया वगैरह उड़ती रहती हैं, आप लोग देखते रहते होंगे कबूतर वबूतर को। ठीक है ना, तो उनको देखा होगा सीधे गर्दन घुमाते हैं, उनकी पुतलियाँ नहीं घूमती हैं। ठीक है, तो उनको अगर कुछ देखना है तो उनको गर्दन घुमानी पड़ती, क्योंकि उनके आँखों की पुतलियाँ नहीं घूम सकती। याद रखिएगा, पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। ठीक है ना, उसके बाद हमें डिस्कस करना है चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध जैसे जो पक्षी होते हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है ना, 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, सीधे पूछ लिए जाएंगे आपसे। ठीक है ना, उसके बाद आमतौर पर दिन में देखने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग ही देख पाते हैं। ठीक है, एंड जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। ठीक है ना, उनको रंग नहीं दिखाई देते, उनको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, जिनको रात में दिखाई देता है। जैसे कि उल्लू हो गया, उनको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखती होगी। ठीक है, उनको एक कलरफुल वर्ड उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, उनके लिए जो चीज़ें रात में जो देखने वाले जानवर रहते हैं, जो ठीक है ना, उनको जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर में ही दिखाई देती हैं। ओके, तो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। उसके बाद सीधे चलते हैं मछली की तरफ। ठीक है ना, अब मछली का अगर कोई खतरा है तो वो एक दूसरे को चेतावनी कैसे देती हैं। ठीक है, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है ना, किससे देती हैं? बिजली तरंगों से, याद रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इस चैप्टर का दिसंबर। ये अंडमान में सुनामी से रिलेटेड है। अंडमान में सुनामी आई थी हमारी दिसंबर 2004 में। ओके, जिसमें तो कुछ जनजातियों ने पहले ही जगह छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने जानवरों के अजीब व्यवहार से पता लगा लिया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, तो उनको पहले से पता चल गया था, तो कुछ जनजातियों ने पहले ही अंडमान को छोड़ दिया था। सुनामी आई थी कब? दिसंबर 2004 इन अंडमान। ओके, हम लोग अंडमान की बात कर रहे थे। अब उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत से जानवर होते हैं वो किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आपने देखा होगा छिपकली आपको सर्दियों के मौसम में बहुत ही कम दिखाई देंगी, घरों में जनरली देख लें। ठीक है ना। तो सर्दियों में, सर्दी के दिनों में छिपकलियाँ कहाँ चली जाती हैं भाई? गहरी नींद में चली जाती हैं सोने। ठीक है। गर्मी भर आपको तंग करेंगी एंड देन सर्दियों में वो आराम से सोती हैं। ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट है स्लॉथ। अब स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ बेसिकली भालू जैसा एक दिखने वाला जानवर होता है। ये दिन में 17 घंटों तक पेड़ों से जो उल्टे सर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है। दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं, और ये जिस पेड़ पर भी सोते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये कुछ और नहीं खाते हैं। ये उस जो मतलब ये वही वाली बात हो गई, जिसकी थाली में खाया उसी में छेद किया। ठीक है ना। जहाँ पे सो रहे हैं उसी की पत्तियाँ खा रहे हैं। ठीक है। तो लगभग 40 वर्ष के अपने इन लोग का जो जीवन काल होता है वो लगभग 40 वर्ष का होता है। ये अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। समझ रहे हैं? ये सप्ताह में सिर्फ एक बारी सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब पेड़ से नीचे भी उतर रहे हैं तो सिर्फ किसके लिए? सोच करने के लिए। ठीक है ना। तो ये कितने घंटे? 17 घंटे लगभग उल्टे लटक कर सोते हैं पेड़ों से, और ये मुश्किल से अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ठीक है। हमने किसकी बात कर ली? स्लॉथ की। ठीक है। ऐसा भालू जैसा दिखने वाला जानवर है ये। उसके बाद अगर और जानवरों की बात करें तो गाय 4 घंटा, पाइथन 18 घंटा, जिराफ 2 घंटा और बिल्ली 12 घंटा सोते हैं। ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्लॉथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑफ कोर्स सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाघ। बाघ के बारे में हम क्या जानते हैं भाई? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इजंट इट? या तो ठीक है, बाघ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाघ जो होते हैं अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ठीक है ना। अभी हमने देखा था जो बाज वगैरह होते हैं, गिद्ध वगैरह, वो हमसे कितने गुना ज़्यादा देखते हैं। यही चीज़ें याद रखनी है कि कितने गुना ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है ना। बाघ और जो बाकी पक्षी हैं, गिद्ध वगैरह, वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाघ जो हमसे हैं ये 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है। ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। चील, बाज एंड गिद्ध 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बाघ के बारे में एक और चीज़ है कि अगर बाघ को कोई चीज़ का मतलब अगर उसको शिकार करना है, ठीक है, तो कैसे पता चल जाता है भाई यहाँ पे हमें शिकार मिल जाए? बहुत दूर दूर से वो लोग भाप जाते हैं, तो वो अपनी मूँछों के ज़रिए भाप जाते हैं। ठीक है ना। बाघ की जो मूँछें होती है वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, तो जिससे कि उन्हें क्या पता चलता है? शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का उनको पता लग जाता है और वो शिकार आसानी से कर पाते हैं। इसी वजह से जो बाघ होते हैं वो रात में भी सही से शिकार कर पाते हैं। ठीक है ना। तो बाघ की मूँछें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है ना। वेरी सेंसिटिव वन। कंपन, हवा में कंपन पहचान लेती हैं। हवा में कंपन होता है, मूँछें भाप लेती हैं एंड ऑफकोर्स उसको शिकार की सही पोजीशन का पता लगा लेते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज़ एक बाघ के बारे में देखें तो बाघ जो होते हैं, बाघ को अब अपना इलाका भाई जानते, बाघ भाई उनके इलाके में कोई दूसरा बाघ नहीं हो सकता, एक ही बाघ होता है, उनका अपना राजा। ठीक है। एक इलाके का एक ही राजा। तो अब उनके इलाके कैसे डिसाइड होते हैं? तो क्या होता है, बाघ अपने इलाके में मूत्र कर देते हैं, मूत्र कर अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ठीक है ना। जिससे कोई और शेर उसके इलाके में नहीं घुसता। तो शेरों को इससे पता चल जाता है कि भाई ये दूसरे भाई ये सवा शेर भाई साहब का इलाका है, हमको इसमें नहीं जाना है। ठीक है ना। तो कैसे पता चल जाता है? जो सवा शेर भाई साहब थे वहाँ पे अपनी गंध छोड़ जाते हैं थ्रू मूत्र। ठीक है। मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। ठीक है। तो और जो बाघ का जो गुर्राना है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। 3 किलोमीटर दूर तक। तो ये बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है सीटेट। तो ऑफकोर्स हमें सिर्फ EVS देखनी है, वो भी NCERT।
एनसीईआरटी बेस्ड ही उसमें ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एंड एनसीईआरटी के सारे नोट्स हम आपको कंप्लीट कराएंगे विद फाइनल स्टडी टचअप्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं अब। और इनके बाग के बारे में एक चीज़ और है कि ये बहुत अच्छा सुन सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो कान होते हैं इनको ये अपने कानों को विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये अच्छा सुन पाते हैं। बाघ कैसा बाघ बहुत ही सतर्क प्राणी है, फिर भी वो खतरे में है। इंसान से ज़्यादा खतरनाक तो कोई है ही नहीं ना। समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये उत्तराखंड में है और शेर और बाघ की सुरक्षा के लिए जाना जाता है ये, ठीक है ना। ऐसे ही राजस्थान भरतपुर ज़िले में एक घाना है, घाना नेशनल पार्क है आई थिंक, या यू हैव टू चेक इट ऑन गूगल। ओके, तो भरतपुर ज़िले में कोई घाना नेशनल पार्क है, वो भी शेर और बाघ की सुरक्षा के लिए लिहाज से, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ कोर्स नेक्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी क्लास 5th का, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतने ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली जानवरों से ही रिलेटेड है अगेन, जिसमें हम लोग सांप वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, बीन बजाने वाले लोगों को कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे कि बीन बजाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, कालबेलिया। ओके, सेकंड पॉइंट है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है? तो नाग गुम्फन वो ऐसे डिज़ाइंस, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों का सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात एंड दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे डिज़ाइंस जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात एंड दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन से डिज़ाइंस हैं? वह नाग गुम्फन के, ठीक है ना। गुजरात एंड दक्षिण भारत साइड में जिनको यूज़ किया जाता है एज अ डिज़ाइन, रंगोली एंड ऑल, ठीक है ना। तो नाग गुम्फन तो याद रखेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सांप के जो बाहरी कान होते हैं वो होते ही नहीं हैं, ठीक है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वे कंपन द्वारा आवाज़ महसूस करते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो जनरल पॉइंट तो यही सब पढ़ना है हमको ईवीएस में, सब जनरल चीज़ें हैं। कुछ नई चीज़ें मिलेंगी आपको जिन पे थोड़ा सा आपको मेमोरी में रखना है, याद रखना है, एंड दैट्स इट, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, तो सांप के बाहरी कान नहीं होते, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो वो कैसे चीज़ रास्ता या वगैरह पता करते हैं? तो उनको कंपन द्वारा आवाज़ महसूस होती है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले होते हैं, ठीक है। हमारे देश में जितने भी सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, ठीक है ना। उनमें से पहली जो वैरायटी है सांपों की वह नाग, ठीक है। नाग बहुत जहरीले होते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वह करैत, ठीक है, करैत बोलते हैं, ये जहरीले सांप होते हैं। तीसरी जो वैरायटी है वो दुबोइया सांप, ठीक है ना। चौथी है अफाई सांप, ठीक है ना। तो ये आपको वैरायटीज़ याद रखनी है कि हमारे देश में कौन सी वो 4 सांप हैं जो जहरीले हैं और हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया नाग, दूसरा हो गया करैत, तीसरा हो गया दुबोइया एंड चौथा हो गया अफाई, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। एंड ये पॉइंट अगेन दोबारा से आ गया कि सांप सुन नहीं सकते पर ये आवाज़ को वाइब्रेशन से पहचान लेते हैं, ठीक है, कंपन से। ओके, उसके बाद सांप के बारे में एक और पॉइंट लिखा है कि सांप में 2 हॉलो टीथ्स होते हैं जिनको फैंग्स बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ से पॉइजन एंटर करता है बॉडी में अगर वो हम लोगों को काट ले, ठीक है। तो सांप में 2 हॉलो टीथ्स होते हैं जिनको फैंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैंग्स, ठीक है। कैसे होते हैं? वो हॉलो होते हैं, ठीक है। उनसे अगर वो आपको काटते हैं तो उन्हीं 2 टीथ से, उन 2 हॉलो टीथ से जिनको फैंग्स बोलते हैं, उनसे ही पॉइजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, सपेरे लोग जो होते हैं जिनको हम लोग बेसिकली हमने पढ़ा है, सपेरों को क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं, ठीक है ना।
सपेरे मतलब बीन बजाने वाले लोगों को कालबेलिया बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रहा। ओके ओके, ये पॉइंट हमारा था 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। बीन बजाने वाले लोगों को कालबेलिया कहते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो सपेरे, अगर कोई इंसान को अगर कोई सांप काट लेता है, जो सपेरे होते हैं ना, तो वो उस कटे हुए निशान से ही पहचान लेते हैं कि भाई किस सांप ने काटा है और इनको कौन सी दवाई देती है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स ये हम लोगों ने पहले ही बचपन में पढ़ रखा है कि जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो किसानों के हेल्पर होते हैं। ओके, क्योंकि ये चूहे खा जाते हैं और किसानों की फसल बच जाती है। कैसे हेल्प करते हैं किसानों की स्नेक्स? उनकी फसल की ऐसे हेल्प करती है कि जो चूहे जो नष्ट कर देते हैं ना खेतों में फसल, तो वो चूहों को खा जाते हैं, ठीक है ना। तो फसल खाने वाला कोई बचता नहीं है। तो इस तरीके से स्नेक्स या सांप किसानों की हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हमने EVS का क्लास 5th का 2nd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3, ओके, विच इज़ अबाउट अ डॉक्टर स्टोरी। एंड किसी मार्टिन नाम के व्यक्ति को एक गोली लगती है पेट में, एंड डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। तब ब्यूमॉन्ट के द्वारा काफ़ी सारी खोजें की जाती हैं अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ स्टमक, ठीक है ना। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली ये जो चैप्टर है वो पाचन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे एक तो हमें ये हम लोगों से ये भी पूछे जाते हैं इसमें CTET के एग्ज़ाम्स में कि ये ज़िला कहाँ पे है, ये प्लेस कहाँ पे है। तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो कालाहांडी नाम का एक ज़िला है वो कहाँ पड़ता है। वो बेसिकली उड़ीसा में पड़ता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती है, ठीक है। कालाहांडी ज़िला जो है एक बार भूखमरी का शिकार भी रहा है, उसके बाद से यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होने लगी है, ठीक है ना। कहाँ पे है कालाहांडी ज़िला? उड़ीसा में। किसके लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जो पेट का तापमान होता है वो जनरली 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे पेट का तापमान जनरली 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्लीय रस के कारण पेट में भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये आप लोग, अम्लीय रस के कारण पेट में भोजन का पाचन आसानी से होता है, ये हमें पता है जनरली, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मलमल कपड़ा को कुछ छानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मलमल कपड़े का नाम तो सुना ही होगा, कपड़े की काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, ठीक है ना। उसमें से एक मलमल होता है, तो मलमल कपड़े को हम लोग छानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक जगह का नाम है, आप चाहें तो जगह के नाम नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो एज अ रिवीजन आप कभी भी उसको रिवाइज़ कर सकते हैं अगर एक जगह पे आपके लिखे होंगे तो, ठीक है ना। तो एक जगह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कालाहांडी ज़िला कहाँ पे था? उड़ीसा में। नेक्स्ट जगह का नाम जो आया है, जो NCERT बुक्स में डिस्कस किया गया है, वो है अत्रेयापुरम कस्बा, ठीक है ना। अत्रेयापुरम जो कस्बा है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अचार रखने के लिए जिन डिब्बों का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अचार जिन डिब्बों में रखा जाता है, तो अगर आप किसी भी डब्बे में अचार रख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मतलब वो जिस डब्बे में रख रहे हैं उस डब्बे में नमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका अचार ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, एज अ नॉलेज, तो आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली नमी को सुखा देते हैं किसी भी डब्बे में अचार रखने से पहले, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम फूड आइटम्स और उनको सुरक्षित रखने की विधि। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड आइटम्स एंड उनको सुरक्षित रखने की विधि का, ठीक है ना। तो फूड आइटम्स हम लोगों ने इस साइड लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। सुरक्षित रखने की विधि भी, उनको सुरक्षित रखने की विधि इस साइड में नीचे की तरफ लिखी हुई है। तो पहला फूड आइटम जो है वो लेते हैं हम लोग दूध, ठीक
ठीक है ना। अब दूध को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, दूध को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं, ठीक है ना। दूध है उसको एक कटोरे में रख लीजिए, जिस कटोरे में भी दूध रखा है, कटोरी में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी के बर्तन में रख देते हैं, उस कटोरे को ही पानी के बर्तन में रख दीजिए, तो आपका दूध सेफ़ रहेगा, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पके हुए चावल, ठीक है ना। पहला तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया, दूध को सुरक्षित रखने की विधि क्या है कि आप उसे ठंडे पानी में या कैसे भी पानी में रख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद पके हुए चावल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कि उनको गीले कपड़े में लपेट कर अगर रखते हैं तो वो चावल जल्दी ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी टाइम तक आपके चलते रहेंगे, ठीक है ना। काफ़ी टाइम तक आप लोग से सुबह के शाम तक तो चल ही जाते हैं वैसे भी, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा टाइम तक आपको सुरक्षित रखना है तो आप उनको गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो फूड आइटम है वो हमारा हरा धनिया, ठीक है ना, हरा धनिया। तो हरा धनिया को सुरक्षित रखने की विधि है कि उसको उबाल लो आप, ठीक है ना, तो वो काफ़ी टाइम तक सही सेफ बना रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है, नेक्स्ट फूड आइटम है वो है प्याज एंड लहसुन, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्याज एंड लहसुन, ठीक है ना। तो इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसको खुले में ही रखते हैं बट नमी से बचा कर रखना है, ठीक है ना, खुले में ही रखना है नमी से बचा के, ठीक है ना। तो प्याज और लहसुन भी आपका काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, ओके। उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है, नेक्स्ट पॉइंट है नेफेंथीज पिचर प्लांट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग को नेफेंथीज के बारे में डिस्कस करना है, ओके। तो नेफेंथीज बेसिकली क्या है, नेफेंथीज हम लोग पिचर प्लांट को बोलते हैं, यानी कि कीट भच्छी, आपने सुना होगा ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आई थिंक। तो नेफेंथीज पिचर प्लांट यानी कि कीट भच्छी पौधे, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये बेसिकली हमें याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड भारत में मेघालय में पाया जाता है। कौन सा प्लांट, नेफेंथीज यानी पिचर प्लांट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, इस पौधे की खुशबू कीड़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। अब जनरल सी बात है, पिचर प्लांट यानी कि कीट भच्छी पौधा है, तो कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी होगी, तो वो क्या होती है, इन पौधों की खुशबू होती है जो कि कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे ही कीड़े उनकी तरफ आते हैं वो खट्ट से उनका भोजन कर लेती हैं, ऐसा उनको भोजन बना लेती हैं अपना, ठीक है ना। और ये जनरली ये चूहों, मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। अब ऑफकोर्स शिकार छोटे जीवों का ही कर पाएंगे, प्लांट हैं वो छोटे छोटे से, एंड ऑफकोर्स शेर का तो बच्छड़ नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो ये चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। कौन, नेफेंथीज। कहाँ पाए जाते हैं, भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में, ओके। एंड जो इनका जो आकार होता है ये लंबे घड़े जैसा होता है, ठीक है ना। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, एक ये चीज़ याद रखने जैसी हो सकती है आपके लिए, इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, नेफेंथीज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है, आइए देखते हैं। वेलक्रो का आइडिया बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल को 1948 में आया था, ठीक है ना। वेलक्रो होता क्या है देखते हैं भाई। जब एक बार क्या हुआ कि जॉर्ज मेस्ट्रल भाई साहब जो थे हमारे स्विट्ज़रलैंड के, लेकिन अब वो अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, तब उनको कुछ बीजों को कपड़े पर चिपके देखा उन्होंने, एंड उनको ये स्टडी करने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। क्या थे, छोटे छोटे हुक थे। यह देखकर ही मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया। वेलक्रो होता क्या है, वेलक्रो होता क्या है ये डिस्कस करना है हमको। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है, जो जूते चप्पल में आपने देखा होगा, बस्ते या पट्टी आदि में इस्तेमाल होता है। जूते में या सैंडल्स में आपने जनरली देखा होगा, जो चिपकाते हैं हम लोग सैंडल्स के साइड में, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ होती है जो चिपक जाती है आपस में, वो वेलक्रो होती है। इसका आइडिया सबसे पहले किसको आया था, जॉर्ज मेस्ट्रल, जो कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। 1948 में इनको क्या देखकर ये आइडिया आया कि जब ये
अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे तो उन्होंने अपने कपड़ों पर कुछ बीजों को चिपका हुआ पाया जिनमें कि छोटे छोटे हुक थे, ठीक है ना। इससे ही उनको वेलक्रो का आइडिया है। वेलक्रो होते क्या है, जो आपकी जनरली सैंडल्स वगैरह में, जूते चप्पलों में, या आपके बैग्स वगैरह में भी होता है। जनरली आपने देखा होगा जो लैपटॉप वाले बैग्स जो रहते हैं, आपके जनरल बैग्स में भी जो लैपटॉप का पीछे वाला एक सेक्शन रहता है ना, उधर एक चिपकाने वाला रहता है, तो उसमें वेलक्रो का उसको ही वेलक्रो बोलते हैं, जो चिपकता है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भारत में जो ठंडा रेगिस्तान है वो किसको कहा जाता है। भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई साहब? लद्दाख को कहते हैं ठंडा रेगिस्तान ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ठंडा रेगिस्तान ऑफ इंडिया, दैट्स फनी। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज सोयाबीन की जो फलियाँ होती हैं वो पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। इस तरह बीज का स्थानांतरण होता है। ये जनरली हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं चीज़ें, ठीक है ना। जस्ट एज अ रिवीजन, जो नई चीज़ें मिलें उनको नोट करते जाना है आपको, ठीक है ना। जिनके बारे में आपको नहीं पता है तो उनको आपको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती है, इस तरीके से उनके बीजों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। तो और वो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मिर्ची जो है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, ठीक है ना। तो मिर्ची याद रखेंगे, मिर्ची कहाँ से आई है हमारी? मिर्ची जो आई है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ओके, ये याद रखेंगे, याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। अब बेसिकली हम लोग जनरल चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आई हुई है, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो पहली मिर्ची, मिर्ची कहाँ से आई? आपने देखा दक्षिण अमेरिका से आई। कौन लाए थे? पुर्तगाल देश के व्यापारी इंडिया लाए थे, ठीक है ना। तो मिर्ची हो गया। उसके बाद भिंडी याद रखनी है। भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी बीन्स भी कहाँ से आए हैं? कॉफ़ी बीन्स भी अफ्रीका से आए हैं, ठीक है ना। गोभी और जो मटर है वो कहाँ से आया है आपका? वो आया है यूरोप से। ओके, एंड देन सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन कहाँ से आया है? सोयाबीन इज़ चाइनीज़ थिंग, ओके। सोयाबीन चाइनीज़ से इंडिया आया, चीन से इंडिया आया, ओके। चाइनीज़ से इंडिया आया, व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सोयाबीन कहाँ से आया? सोयाबीन भी चीन से इंडिया आया, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो चुका है ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमको नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 में हमको डिस्कस करना है ऑफ कोर्स अबाउट समथिंग घड़सीसर, ठीक है। घड़सीसर क्या? तो घड़सीसर कितने शब्दों से मिलके बना है? एक तो हो गया घड़सी प्लस सर, ठीक है ना। सर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सर का मतलब होता है तालाब, ठीक है ना। तो घड़सीसर बेसिकली क्या था? घड़सीसर एक तालाब था जो कि 650 साल पुराना तालाब है, और ये जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, ठीक है ना। किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा ने बनवाया था, ठीक है। राजा का नाम क्या था? घड़सी। जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, हॉल आदि बने हुए थे जहाँ लोग मिलते जुलते थे, प्रोग्राम, जलसे आदि होते थे, ठीक है ना। पार्टी वगैरह सब उसी तालाब के आसपास करते थे, ठीक है ना। तो घड़सीसर 650 साल पुराना एक तालाब है जो कि जैसलमेर के राजा घड़सी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, घड़सीसर एक ऐसा तालाब था जिससे बाकी और भी तालाब जुड़े हुए थे, ठीक है ना। जब वो तालाब भरता था तो उसमें से पानी बहकर नीचे वाले तालाबों में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता, ठीक है ना। इस तरह से कितने तालाब थे? 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो पूरे साल इस तरीके से पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी घड़सी नामक इस जैसलमेर में। अब जानते जैसलमेर कहाँ का इलाका है? जैसलमेर बेसिकली राजस्थान का इलाका है। वहाँ पे सूखा वगैरह ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा रहती है। तो घड़सी के राजा के पास दिमाग तो था भाई साहब, आई मीन घड़सी राजा, घड़सी के राजा नहीं, जैसलमेर के राजा घड़सी, ठीक है ना। उन्होंने जो दिमाग चलाया तो उन्होंने
ऐसे एक तालाब बनाया जिससे कि 9 तालाब और अटैच थे, ठीक है ना। तो पहला तालाब भरता था तो उससे दूसरे में पानी चला जाता था, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से 9 तालाब बने हुए थे। तो 9 तालाब भर जाएंगे तो बेसिकली कोई पानी की कमी होगी नहीं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे घड़सीसर के बारे में, ठीक है। 650 साल पुराना तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी द्वारा बनवाया गया और इससे 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अलबुर्नी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। बेसिकली अलबुर्नी कौन थे? अलबुर्नी एक यात्री थे जो भारत आए थे, जो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये लगभग 1000 साल से भी, अब हम लोग अलबुर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अलबुर्नी कौन थे? अलबुर्नी बेसिकली 1000 साल से भी पहले भारत आया एक यात्री था, ठीक है ना। एक यात्री था जो 1000 साल से भी पहले भारत आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से, ये आपको याद रखना है, उज्बेकिस्तान से, ठीक है ना। अलबुर्नी कहाँ से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से, ठीक है ना। और इन्होंने भारत की चीज़ों और जगहों को बारीकी से देखा और उनके बारे में लिखा। अब ऑफकोर्स यात्री था और उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतने प्यार से, तो ऑफकोर्स उन्होंने कुछ महान काम तो किए होंगे। तो वो भारत आए, उज्बेकिस्तान से भारत आए थे और उन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में लिखा, बारीकी से देखा इंडिया में कि क्या चीज़ें नई हैं, उनको जो चीज़ें नई दिखी, अपने देश से अलग लगी, उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो बेसिकली अलबुर्नी ने तालाबों के बारे में कुछ चीज़ें लिखी थी जो NCERT की बुक्स में डिस्कस की गई हैं, वो हम आपको बता देते हैं। वो कुछ इस तरीके से लिखा अलबुर्नी ने कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, ठीक है। हमारे देश के लोग इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता था पहले कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे, ठीक है ना। चबूतरों के बीच में ऊपर से नीची जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। ऑफकोर्स आज भी हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। अगर कोई भी तालाब आप लोग देखते हैं तो उसमें सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से बनी हुई थी, इतनी सीढ़ियाँ बनी हुई थी कि वहाँ पे भीड़ लगने की कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अलबुर्नी कहाँ से भारत आया था? अलबुर्नी बेसिकली हमारा भारत आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है। एक यात्री था, उज्बेकिस्तान से भारत आया था, उसने तालाबों के बारे में लिखा था, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब या जौहड़ बनवाए जाते हैं, ठीक है ना। तालाब में जौहड़, आप वर्ड याद रखेंगे, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जौहड़ बनवाए जाते हैं, ठीक है ना। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है। बावड़ियाँ बेसिकली क्या होती थी? बावड़ी सीढ़ीदार कुआं होते थे, ठीक है ना। राजस्थान में सीढ़ीदार कुएँ जो होते थे उनको बावड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब उनमें पानी कहाँ से आता है? कुएं और बावड़ियों में। तो तालाब में से पानी को सोख लेती थी ज़मीन, वहीं से पानी कुओं और बावड़ियों में पहुंच जाता था और आसपास की भूमि भी नम और उपजाऊ हो जाती थी, ठीक है ना। तो इसमें जो बेसिकली पॉइंट याद रखने वाला है वो बावड़ी का है, ठीक है ना। आप लोग बावड़ी याद रखेंगे कि बावड़ी होता क्या है। सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी बोलते हैं, ओके। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। 96 में जोधपुर और आसपास इलाकों में सूखा पड़ा, ठीक है ना। अब सूखा पड़ा 1986 में, कहाँ पर? जोधपुर और आसपास के इलाकों में, ये भी राजस्थान के इलाके हैं। तो लोगों ने भूली बिसरी बावड़ियों में से ये 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला, ठीक है ना। 1986 तक क्या हुआ था? बावड़ियों को सब भूल गए थे, ठीक है। बावड़ियाँ यूज़ नहीं की जा रही थी, उनमें कचरा भरा रहता था। तो भूली बिसरी बावड़ियों को तब याद किया गया जब उन पर संकट आया, जोधपुर में सूखा पड़ा, ठीक है ना। उनमें से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला गया और बावड़ी ने प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ला वालों ने ही दिया, पर अब बारिश होने पर फिर से इन्हें भुला दिया गया है। तो बावड़ी इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है NCERT में। तो आप लोग याद रखेंगे कि बावड़ी होता क्या है। बावड़ी इज़ सीढ़ीदार कुआं, ठीक है, जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का डिस्कस करने वाला है वो तरुण भारत संघ के बारे में, ठीक है ना। तरुण भारत संघ क्या है? बेसिकली तालाब बनवाने और उनकी मरम्मत करवाने से जुड़ी हुई संस्था है। तरुण भारत संघ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, NCERT में गिवन है, ठीक है ना।
तो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, ठीक है ना। तो तरुण भारत संघ तालाब बनवाने और उनकी मरम्मत करवाने से जुड़ी हुई संस्था है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 2 जगह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। एक कस्बा था कोई आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और एक कालाहांडी ज़िला था उड़ीसा में। नेक्स्ट अलवर ज़िला के बारे में डिस्कस किया गया एनसीईआरटी में, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। सेकंड प्लेस कौन सी थी, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, मैं देख के बताती हूँ। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने सेकेंड जगह जो डिस्कस की थी वो थी आत्रेयापुरम, ठीक है, आत्रेयापुरम थी। आत्रेयापुरम कस्बा आंध्र प्रदेश में था। ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओके, तो हमने धीरे धीरे करके 6 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 7 चैप्टर से, या 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, हम 7 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे क्लास 5th में आई थिंक 14 चैप्टर हैं, बाकी के 7 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चैप्टर 7 में क्या दिया गया है, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, पहला पॉइंट है चैप्टर 7 में जो इम्पोर्टेंट है वो मृत सागर से रिलेटेड, ठीक है ना। मृत सागर आपने सुना ही होगा, बेसिकली ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृत सागर के बारे में आप लोग ऐसे ही जानते होंगे, अगर आप लोग एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा, ठीक है, या वैसे ही सुना होगा, ठीक है। तो मृत सागर इम्पॉर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ठीक है ना। याद रखना है कि सबसे नमकीन सागर कौन सा है दुनिया का, वो है मृत सागर, ठीक है। इसके 1 लीटर पानी में कितना नमक पाया जाता है, इसके 1 लीटर पानी में। सेकंड, एक तो पॉइंट हो गया सबसे नमकीन सागर है, दूसरा पॉइंट हो गया इसमें कितना नमक पाया जाता है, इसके 1 लीटर पानी में। सिर्फ 1 लीटर पानी में इसके 300 ग्राम नमक पाया जाता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, मृत सागर में हम डूबते नहीं हैं बल्कि आराम से तैरते रहते हैं। इसका रीज़न होता है डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, नमक के कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है पानी की, तो या इस वजह से हम लोग आराम से तैरते रहते हैं, हम लोग डूबते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हाँ, नीचे रीज़न भी लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। इसके पानी में नमक होता है जिसके कारण इसका घनत्व तो सामान्य पानी से ज़्यादा होता है, इस वजह से हम लोग इसमें डूबते नहीं हैं, ठीक है। मृत सागर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, इतना ही दिया गया है एनसीईआरटी में। आप लोग ज़्यादा हो तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि मृत सागर कहाँ पे है। आई थिंक जॉर्डन में है, बट फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है वो है दांडी यात्रा। ओके, दांडी यात्रा आपको पता सुना होगा, दांडी यात्रा महात्मा गांधी इज़ फेमस थिंग। ओके, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। तो ये अंग्रेज़ों ने जब आम लोगों के ऊपर नमक बनाने पर रोक लगाई थी, तो और ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। ये दांडी यात्रा कब निकाली गई थी, बेसिकली ये याद रखना है आपको। ओके, ये डेट आपको याद रखनी है, 1930 में दांडी यात्रा की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि आज़ादी से पहले, ठीक है। 1930 दांडी यात्रा याद रखना है, महात्मा गांधी द्वारा। किस लिए, नमक के ऊपर नमक के ऊपर जब टैक्स लगा दिया गया था तो लोगों को मजबूरी में महंगा नमक खरीदना पड़ता था। अब इस बात से बहुत लोग नाराज़ थे, तो गांधी जी का ये कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी, ठीक है ना। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा, ठीक है ना। इसी यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो है कहाँ से ये यात्रा स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो अहमदाबाद से स्टार्ट हुई और दांडी के समुद्र तट तक चली, ठीक है ना। अहमदाबाद से स्टार्ट हो गई, दांडी के समुद्र तट तक चली, ठीक है ना। तो दांडी यात्रा 1930 में कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप दांडी यात्रा के नाम से सोच सकते हैं कि दांडी से शुरू हुई होगी, बट नहीं, ठीक है ना। दांडी पर ख़त्म हुई है, अहमदाबाद से शुरू हुई है, दांडी के समुद्र तट पर ख़त्म हुई है, ठीक है ना। एंड डेट ऑफ कोर्स याद रखनी है, एंड महात्मा गांधी का नाम याद रखना है, गांधी जी ने ही यात्रा की थी, ठीक है। तो दांडी यात्रा से रिलेटेड सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो दांडी यात्रा 1930 में हुई, एंड अहमदाबाद से शुरू की महात्मा गांधी ने, एंड दांडी के समुद्र तट पर ख़त्म की। और ये किससे रिलेटेड थी, ऑफ कोर्स नमक पर जब टैक्स लगाया गया उससे रिलेटेड थी। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं दांडी यात्रा से रिलेटेड, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके,
तो हमने बेसिकली क्लास 5th की EBS NCERT बुक के 7 चैप्टर डिस्कस कर लिए विद इन 40 मिनट्स। एंड या अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, आपको देखने ही एक हमारे नोट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, यानी तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराएंगे बाद में, बट पहले हम लोग कवर करेंगे सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे आपको। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं देखिएगा इसमें से कितना आपको फंस रहा है, ठीक है। मैं गारंटी लेती हूँ कि जो बेसिकली 30 नंबर की EBS आती है एंड जिसमें से 10 नंबर का पेडागॉजी सेक्शन हो जाता है, बाकी की 20 NCERT से आती है। तो मैं आपके 20 में से 18 मार्क्स की गारंटी ले सकती हूँ, कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है ना। बेसिकली 20 में 20 आने हैं, बट स्टिल अगर 1-2 नंबर काट भी दे रहे हैं ना, ठीक है, बोनस में काट दे रहे हैं, तो भी आप 18 नंबर से कम किसी के नहीं आएंगे अगर आप मेरे दिए हुए नोट्स या मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। विद इन 4 या 5 वीडियोस मैं सारे कंप्लीट करा दूँगी NCERT EBS के नोट। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, इट्स अ फाइनल स्टडी टच अप, ऑफ कोर्स विद ओनली मी, one and only Krati D. Okay, thank you so much. Please like and subscribe. Please like and subscribe. Thanks for watching.